Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of December 2020. तो आज है तारीख 15 दिसंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। उस टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करो और जाकर वो चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस टेलीग्राम के चैनल पर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज जाकर ज़रूर ज्वाइन करें। अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो आप जाकर इन सब चीज़ों को अवेल कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे, तो उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ेंगे आगे और आते हैं हम लोग अपने सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर पे। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल नंबर 1 है, यहाँ पर एक पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, और उनका नाम है विद्या वचस्पति बनांजी गोविंदाचार्य। तो इनके बारे में देखेंगे थोड़ा डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इस आर्टिकल से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कल्चर का टॉपिक कहाँ पर आता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए जीएस पेपर 1 में। नाउ यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद्या वचस्पति बनांजी गोविंदाचार्य के बारे में। संस्कृत और कन्नड़ के स्कॉलर थे ये। साथ ही साथ इनकी यहाँ पे मैंने आपको नाम बताया, और इनकी 84 एज थी, 84th में इनकी डेथ हो गई है। ओके। और यहाँ पे जो डेथ के पीछे एक रीज़न था वो था इनकी एज रिलेटेड एलिमेंट्स, यानी कि उम्र के साथ यहाँ पर कुछ इनके बीमारियाँ हो गई थी, उसकी वजह से इनके डेथ हुई है। आप लोग इनकी पिक्चर भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, और साथ ही साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक से। नाउ यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जो बनन जी गोविंदाचार्य है, इनका जन्म हुआ था 1936 में, डेथ हो गई है 2020 में। ये एक संस्कृत स्कॉलर थे। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि वेद भाषा, उपनिषद, भाषा, महाभारत, पुराण, रामायण। नाउ यहाँ पर हम देखें तो इन्होंने भाष्यास, कमेंट्रीज काफ़ी सारी की हैं। कमेंट्री भी करते थे ये किस चीज़ के ऊपर? वेद सुक्तास, उपनिषद, शातारुद्र, ब्रह्मसूत्र, भाष्या, गीता भाष्या, और साथ ही साथ ये ओरेटर भी थे, यानी कमेंट्री वगैरह भी करते रहते थे। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी रिसर्च भी करी है मधवा फिलॉसफी के ऊपर में, और 100 ऑफ बुक्स लिखी हैं, 4000 पेजेस लिखे हैं संस्कृत में। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर काम किया है अपनी लाइफ में, और इसी के लिए इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। उन अवार्ड्स के बारे में हम आगे देखेंगे, बट उससे पहले देख लें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं, और वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहला अवार्ड इनको दिया गया था, सम्मानित किया गया था इन्हें पद्मश्री अवार्ड से। और आप लोगों को मालूम होगा जो पद्मश्री अवार्ड है वो हमारे भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, ठीक है। 2009 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पे स्टेट राज्यों में जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं वो भी ढेर सारे इनको अवार्ड दिए गए थे। स्टेट अवार्ड दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा। साथ ही साथ साहित्य अकेडमी ने यहाँ पे इनको अवार्ड दिया था, क्योंकि इनकी ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। 2001 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। ये सारे अवार्ड्स हैं जो कि इन्होंने रिसीव करे, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ आगे डिस्कस करेंगे, आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर आएंगे। इस आर्टिकल को हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। कल भी हमने डिस्कस किया था, ये हमारे कल द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था, और आज जो है इसे बाकी न्यूज़पेपर ने कवर भी किया है। बहुत सारे पोर्टल्स ने इस आर्टिकल को कवर किया है। तो गाइज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आर्टिकल 2 दिन में पॉपुलर हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें, एक नई स्पीशीज़ हम लोग को मिली है, एक नई प्रजाति मिली है फ्रॉग की। किसकी? मेंढक की। तो उसको डिस्कस करेंगे, क्या इसका साइंटिफिक नेम है। ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट होता है वो यही होता है कि जो स्पीशीज़ है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, दूसरी चीज़ वो कहाँ पर हम लोगों को मिली है, कहाँ पर हमें पाई गई है। ओके, नाउ यहाँ पर बहुत सारे पोर्टल इसको कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ ये बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि जीएस पेपर 3 में आपके ये आर्टिकल आएगा। नाउ यहाँ पर नाम है मेरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग। ये एक ट्री फ्रॉग है, यानी पेड़ पर मिलता है। जो ये मेरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग है,
एक रेयर, बहुत कम ही से हम लोगों को ये मिलता है। ये एक आर्बोरियल स्पीशीज है। यहाँ पे ये जो वर्ड आर्बोरियल है, इसका मतलब है वृक्ष संबंधी, यानी कि पेड़ से रिलेटेड जो भी हमारे जानवर होते हैं उनको हम लोग आर्बोरियल स्पीशीज बोलते हैं। वो यहाँ पर इसको कहा गया है मेरिस्टिका को। साथ ही साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको कहाँ पर फाउंड करा गया है, वो है वजाचल रिजर्व फॉरेस्ट, केरला में एक थिरुसुर डिस्ट्रिक्ट है। थिरुसुर डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है केरला के अंदर में। वहाँ पर इस रिजर्व फॉरेस्ट में इसको पाया गया है। तो आप अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो इसका साइंटिफिक नेम लिखें, साथ ही साथ कहाँ पर केरला के थिसुर डिस्ट्रिक्ट में मिला है, उसके अंदर एक रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ पर ये पाया गया है। ओके, नाउ आगे देखेंगे हम लोग। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मर्क्यूराना मरिस्टिका पैलुरिस्टेरिस। ओके, नाउ जो ये फ्रॉक्स हैं बहुत कम ही से ये मिलते हैं। खासकर यहाँ पे एक्टिव जो होते हैं ये कुछ ही हफ्तों के लिए यहाँ पे दिखाई देते हैं अपने ब्रीडिंग सीजन्स के आसपास। ओके, नाउ जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आर्बोरियल के बारे में। तो जो आर्बोरियल का मतलब मैंने आपसे बता दिया। आर्बोरियल का मतलब है वृक्ष संबंधी, ट्री रिलेटेड एनिमल्स। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोगों को देखा होगा द हिंदू से हम लोगों ने इस आर्टिकल को लिया है, साथ ही साथ बहुत सारे पोर्टल्स भी इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इस आर्टिकल को हम लोगों ने डीडी न्यूज़ से लिया है। इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में इंटरनेशनल रिलेशंस कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 2 में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, नाउ अगर आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपीएससी सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस के नाम से एक लिंक दिया है। उस लिंक को क्लिक कर कर उस वीडियो को वॉच करो। उस वीडियो में इस तरीके से डिटेल यूपीएससी का सिलेबस दिया गया है कि पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी उसको कवर नहीं किया। पूरा यूपीएससी का एक एक टॉपिक जो है उस सिलेबस के अंदर कवर करा गया है। तो जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग योर यूपीएससी कंप्लीट सिलेबस। ओके, नाउ यहाँ पर देखो बेसिकली बात क्या हो रही है इस आर्टिकल में, स्वाधीनता सड़क के बारे में। बेसिकली बात मैं आपको बताऊं, एक निचोड़ जो है इस आर्टिकल में वो है ये इंडिया और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी है उसको हम बढ़ाने वाले हैं। यानी इंडिया और बांग्लादेश को कहीं ना कहीं से हम लोग जो कनेक्ट करेंगे, जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है हम दोनों के रिलेशंस को इम्प्रूव करने में। अब ये जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला स्वाधीनता सड़क, ये बिटवीन बांग्लादेश और इंडिया, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में स्वाधीनता सड़क ये ओपन होगा अगले साल 26 मार्च को। अगले साल 26 मार्च को हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले हैं। कैसे? रोड के थ्रू, साथ ही साथ एक रेल लिंक के थ्रू। ये दो चीज़ें हैं मेन। जो रोड है remains functional on the Indian side while it will be connected through मुजीबनगर मेहरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश। ठीक है, अब यहाँ पे जो रोड्स हैं वो कहाँ से कनेक्ट करी जाएंगी? मुजीबनगर मेहरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश में कनेक्ट करे जाने वाली है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ देगी। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर दूसरी किस चीज़ से हम लोग कनेक्ट करेंगे वो है चिलहती हल्दीरबिरी रेल लिंक। ठीक है, एक बार और यहाँ पे हम लोग प्रोनाउंस करेंगे चिलहती हल्दीरबारी रेल लिंक। अब इसके थ्रू भी हम लोग अपनी कनेक्टिविटी बनाएंगे। अब ये जो रेल लिंक है ये एक्टिव तो था, ये पहले रेल लिंक बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन ये कब तक एक्टिव था? 1965 तक इसको एक्टिव रखा गया, उसके बाद ये बंद हो गया था। नाउ वापस हम लोग इसका उद्घाटन करने वाले हैं अगले साल 26 मार्च को, और उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को भी हम लोग बढ़ाएंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक सेकेंड गाइस, सॉरी, जो ये उद्घाटन करेंगे 26 मार्च को नहीं, उद्घाटन जो इसका करा जाएगा वो यहाँ पर अभी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है 17 दिसंबर 2020 में, यानी आने वाले टाइम पर ये मीटिंग होगी। तो वहाँ पर उस टाइम पर ये करेंगे ये दोनों। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हम लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है। अवार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में एक अवार्ड की बात करी जा रही है, जो यूनेस्को अवार्ड है, जो यूनेस्को है वो यहाँ पर एक अवार्ड को लॉन्च करने वाला है, और उस अवार्ड का नाम है क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक है, यूनेस्को ने डिसाइड किया है वो एक अवार्ड को लॉन्च करेगा जिसको एक इंटरनेशनल प्राइज़ दिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाएगा, प्राइज़ दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? उसकी क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए। बट ये जो अवार्ड है, ये जो पुरस्कार है, किसके नाम पे दिया जाने वाला है? बंगबंधु शेख मुजीबिर रहमान के नाम से। ओके, नाउ आगे देखेंगे। यहाँ पर जो ये अवार्ड है
इसमें बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कि $50,000 मिलेंगे, हर 2 साल में एक बार ये अवार्ड दिया जाएगा। ओके, किस चीज़ के लिए? क्रिएटिव इकॉनमी के लिए। कोई भी जो वर्कर है वो उसकी क्या क्रिएटिव इकॉनमी है उसके लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर हम आज के टाइम पर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दो, आज के टाइम पर देखें तो 23 जो है वो यूनेस्को इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, ठीक है। और वो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के नाम पर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ये यूनेस्को अवार्ड देता है। 23 अवार्ड देता है आज के टाइम पर, जो सेलिब्रिटीज़ और यूनेस्को सेलिब्रिटीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ये अवार्ड देता है। ओके, यूनेस्को यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी। यूनेस्को ने डिक्लेयर करा है 2021, यानी जो साल 2021 है उसको एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकॉनमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है अभी से ही। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस से लिया है हम लोगों ने। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए एनवायरमेंट कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 3 में। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के बारे में, यानी कि जो बाहर की विदेशी यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ प्रजातियाँ हैं जो कि हम लोग इंडिया में या फिर कहीं भी पाल रहे हैं, ठीक है, हम लोग इंडिया में पाल रहे हैं, तो फिर कहीं हम उसको इलीगल तरीके से तो नहीं पाल रहे हैं, मतलब कहीं हमारे पास जो वो है स्पीशीज़ प्रजाति है, कहीं वो इलीगल तरीके से तो नहीं है। अगर इलीगल तरीके से है तो उसका क्या होगा, यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सही ठहराया इलाहाबाद हाई कोर्ट को, ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी अगर डिक्लेयर करा जाता है, कोई भी अगर इलीगल एग्जीक्यूशन करता है, इलीगल एक्विजिशन करता है किसी भी एग्जॉटिक वाइल्ड स्पीशीज का बिटवीन द जून एंड दिसंबर, ये आर्टिकल ये जो स्कीम है ये जून और दिसंबर के बीच में, यानी कि इसी साल जून से लेकर दिसंबर के बीच में अगर ये काम किया है किसी ने भी, तो वो एक स्कीम के अंडर में आ जाता है। और वो स्कीम है अमनेस्टी स्कीम, जो कि सेंटर ने अनाउंस करी है। अगर यहाँ पर किसी ने इलीगली एक्विजिशन कर रखा है किसी भी वाइल्ड लाइफ, एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का, यानी विदेशी यहाँ पर कोई चिड़िया वगैरह, विदेशी कोई भी जानवर है जिसको यहाँ पे रख रखा है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है हम लोग को। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, ये एक स्कीम लेकर आई थी, ठीक है, जून में, जून से लेकर दिसंबर तक स्कीम चली गई थी। अब यहाँ पर दिसंबर आ गया है, ख़त्म हो जाएगा। तो इस स्कीम में ये बोला गया था कि भाई जो कोई भी इलीगल यहाँ पर रख रखा है तो वो क्या करेगा, अब उस जानवर को, जिसने भी यहाँ पे विदेशी जानवर को इलीगल रख रखा है, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। अब इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, यहाँ पर देखो गवर्नमेंट को देने से एक फ़ायदा ये होगा कि जूनोटिक डिजीजेस फैलने से बचेंगे। देखो जूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं, कोरोना वायरस सभी जानते होंगे। जूनोटिक डिजीजेस क्या होती है, जानवर से आदमी में फैलती है। ओके, जानवर से ह्यूमंस में फैलती है, एनिमल टू ह्यूमन में फैलती है, फिर ह्यूमन फैलाते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो है वाइड स्प्रेड होती रहती है। तो यहाँ पर एक तो कोई एनिमल में डिजीज़ हो हम लोगों को नहीं मालूम, ठीक है, तो एक सबसे बड़ी प्रोटेक्शन ये होगी, जूनोटिक डिजीज़ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी महामारी डिक्लेयर हो जाती है फिर कि आप लोगों को कितने देखने को मिलेगा। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, एक इन्वेंट्री एग्जॉटिक लाइव स्पीशीज़ के लिए यहाँ पे एक बना देंगे, एक इन्वेंट्री बना देंगे जिसमें सही तरीके से उन लोगों को ट्रीट करा जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे जो ये स्कीम है, ये अमनेस्टी स्कीम है, ये सिर्फ एडवाइस है, यानी यहाँ पर जो ये काम करना है गवर्नमेंट को देना है, ये एक एडवाइस है भाई, आपको फोर्स नहीं करा जा रहा है, कोई लॉ नहीं है, एडवाइस है, आपको करना है करो, नहीं करना नहीं करो। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन सी एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ कवर करी जा रही है इसके अंदर में, तो जो अपेंडिसेस हम लोगों ने सेट कर रखे हैं 1, 2 और 3 के नाम से सिटीज़ में, एक तो वो सारे एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ कवर करे जाएंगे इसके अंदर में। दूसरी चीज़, इट डज नॉट इंक्लूड स्पीशीज फ्रॉम द शेड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जितनी भी स्पीशीज़ इंक्लूड हैं उनको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। ओके, यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा जा रहा है, जो भी स्पीशीज़ इस एक्ट के अंदर मेंशन है उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो किनको कवर करा जा रहा है, जो कि साइड्स के, सिटीज़ बोल दिया मैंने, साइड्स के जो अपेंडिसेस 1, 2 और 3 में आते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आप कह सकते हो गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में एक डिजीज़ के बारे में बात हो रही है, एक मलेरिया का आप कह सकते हो वर्जन है जिसको हमने फाउंड किया है। अब ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हेल्थ कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 2 में। नाउ यहाँ पे प्लास्मोडियम ओवेल, ये एक आप कह सकते हो मलेरिया का वर्जन है, ठीक है, मलेरिया का वर्जन है। इसको केरला में सबसे पहली बार देखा गया, एक सोल्जर को ये हो गया था और हम लोग समझ रहे थे कि उसको कोरोना वायरस हुआ है, तो नहीं, ऐसा नहीं था। स्टडीज़ हुई, मालूम चला कि वो एक प्लास्मोडियम ओवेल एक मलेरिया का वर्जन है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओके,
नाउ आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग मलेरिया के बारे में। अब मलेरिया होता कैसे आप लोगों को मालूम होगा, मच्छर के काटने से ये मलेरिया होता है। खासकर एक फीमेल मॉस्क्यूटो होता है जिसका नाम होता है एनोफिल्स। एनोफिल्स मॉस्क्यूटो के थ्रू यहाँ पे ये मलेरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 टाइप के ये मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं। ये 5 टाइप के कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नोल्सी। तो ये सारे हमारे 5 टाइप के पैरासाइट्स हैं। इनका नाम है, सबसे जो कॉमन है इसके अंदर वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये सबसे कॉमन है जो कि सबसे ज़्यादा देखा जाता है। नाउ ये जो प्लाज्मोडियम ओवेल है जिसके बारे में हम न्यूज़ में बात कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना भी खतरनाक नहीं है जिससे आप टेंशन लो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार यहाँ पे डिटेक्ट किया गया केरला के अंदर में। और ये काफ़ी हद तक सिमिलर है वाइवेक्स से, यानी कि जो कॉमन वाला मलेरिया है उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है। अब इसके सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? इसमें होता क्या है, 48 घंटे तक बुखार आ जाता है, सर में दर्द रहता है, नौसिया हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि नॉर्मल मलेरिया का होता है, वैसे ही आप लोग इसको ट्रीट कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो ये प्लाज्मोडियम ओवेल है ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है या फिर डेंजरस नहीं भी हो सकता है। अभी यहाँ पे स्टडीज़ पूरी तरह से नहीं हुई है। ओके, तो ज़्यादा डेंजर नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो खैर, यहाँ पर ये मलेरिया के बारे में बात हुई, एक नया टाइप का मलेरिया है। और इट इज़ टर्म्ड ओवेल एज अबाउट 20% ऑफ द पैरासाइटाइज सेल्स आर ओवल इन शेप। यहाँ पे इसका नाम ओवेल क्यों है? क्योंकि इसमें जो 20% तक जो पैरासाइट होते हैं वो क्या होते हैं, ओवल शेप में होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका नाम ओवेल दिया है। ओके, जो यहाँ पे मलेरिया है ये एंडेमिक है टू ट्रॉपिकल वेस्टर्न अफ्रीका, यानी वेस्टर्न अफ्रीका में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इनफैक्ट सारा का सारा मलेरिया वेस्टर्न अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मलेरिया देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर पूरे साल बारिश होती है। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो गाइस, इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, ठोक दो सब्सक्राइब के बटन को। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।